अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ शॉर्ट स्टोरी द मैन हु लव्ड आइलैंड बाय D.H. लॉरेंस। इस लेक्चर में हम राइटर का इंट्रोडक्शन, फुल समरी, कैरेक्टर्स, थीम्स और सिंबल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको फुल समरी मिलेगी, अगर आप उसे नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ते हैं। हमारे जो राइटर हैं D.H. लॉरेंस, ये पैदा हुए थे 1885 में और इनकी डेथ हुई थी 1930 में। और ये एक इंग्लिश राइटर, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड एसेइस्ट थे और इनको 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक माना जाता है और ये अपने कुछ नावल्स की वजह से ज़्यादा फेमस हैं। वो नावल्स कौन कौन से हैं? सन्स एंड लवर्स, द रेनबो एंड वुमेन इन लव। और इनका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें हमें लिरिकल और सेंसुअस जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं। लिरिकल राइटिंग स्टाइल ऐसे राइटिंग स्टाइल को कहते हैं जिसमें राइटर के इमोशंस को ब्यूटीफुल वे में एक्सप्रेस किया जाता हो और इनके वर्क्स में हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी मिलते हैं। अब चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। द मैन हु लव्ड आइलैंड्स जॉनरा में एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका राइटिंग स्टाइल प्रोज होता है और उसके वर्ड्स की रेंज 1000 से 20,000 वर्ड्स के राउंड अबाउट होती है। और इस स्टोरी में जो प्लेस डिस्कस की गई है डेट इज आइलैंड एंड नेचर और इस स्टोरी में थर्ड पर्सन नरेशन यूज की गई है। और इस स्टोरी का पर्पस क्या है? बेसिकली इस स्टोरी के थ्रू हमें ये बताया गया है कि ना ही नेचर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सोशल सर्कल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसान के लिए नुकसानदेह है। और इस स्टोरी में जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं वो हैं कम्युनिटी, मैरिज एंड इंडिपेंडेंस। और इस स्टोरी में जो हमें थीम्स मिलते हैं वो हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, the objects are not themselves humans and too much attachment must be discouraged। और समरी स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी के मेजर कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मेजर कैरेक्टर है मिस्टर कैथकार्ट। ये मास्टर और आइलैंडर के नेम से भी जाना जाता है। ये 30 इयर्स ओल्ड है। ये ना आइलैंड में पैदा होता है लेकिन ये उस आइलैंड को पसंद नहीं करता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ये अकेला रहना चाहता है, इसलिए ये ना अपना एक अलग आइलैंड बनाता है। और सेकंड कैरेक्टर है फ्लोरा का, जो कि एक विडो की डॉटर है और इससे मिस्टर कैथकार्ट से मोहब्बत हो जाती है। अब चलते हैं हम अपनी समरी की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि मिस्टर कैथकार्ट पैदा होता है आइलैंड में, लेकिन वो आइलैंड इसे सूट नहीं करता और ना ये उस आइलैंड को पसंद करता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ये चाहता है कि वो बिल्कुल अकेला रहे। वो चाहता है कि वो अपना एक अलग आइलैंड बनाए जो कि उसकी अपनी सल्तनत हो, वो वहाँ पे बिल्कुल अकेला रहे। फिर ना वो एक अपना अलग आइलैंड बना लेता है जो कि 4 मील का होता है। वहाँ पे 3 कॉटेज होते हैं, लेकिन वो आइलैंड ना उसने इस बहुत ही सुनसान जगह पर जाकर बनाया होता है जो कि रात को खतरा बन जाता है। वहाँ पर इंसानी गोस्ट जो होती हैं ना वो घूम रही होती हैं और उस आइलैंड पे ना वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ और बर्ड्स वगैरह भी होते हैं और वहाँ पे वो हाउसकीपर और एक कुक भी लेके जाता है। वहाँ पे वो एक फार्म हाउस भी बनाता है जिसकी निगरानी के लिए वो एक और पर्सन लेके जाता है। और इसी तरह उसे उस आइलैंड पे रहते हुए ना तकरीबन 1 साल हो जाता है और उस साल के पहले साल के एंड पे ही ना वहाँ पे कुछ ट्रेजिक एलिमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और पहले साल के एंड पे ही ना वहाँ पे सैलाब आ जाता है जो कि सब कुछ बहा के ले जाता है। उसने जो पैसा खर्च किया होता है वो सब वेस्ट हो जाता है। फिर ना वो एक फार्म बनाता है, वहाँ पे वो जानवर भी रखता है और फसलें भी उगाता है और वहाँ पे भी उसे नुकसान होना शुरू हो जाता है। उसकी जो एक को है वो पहाड़ से गिर जाती है और एक आदमी की टांग टूट जाती है और वहाँ पे वो तूफान आना शुरू हो जाती है और पिग्स में बीमारी फैल जाती है और लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो जाते हैं। फिर वो इन इश्यूज़ की वजह से ना वो मजबूर हो जाता है कि वो ये आइलैंड भी छोड़ दे और मिस्टर कैथकार्ट को फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके फिर बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया हो जाते हैं। उसने जो वहाँ पे पर्सनस रखे होते हैं ना, हाउसकीपर और कुक और जो फार्म हाउस की निगरानी के लिए रखा होता है, वो सारे उसको धोखा दे जाते हैं और उनको भी वो फिर निकाल देता है। फिर इन सब इश्यूज़ की वजह से मिस्टर कैथकार्ट उस आइलैंड को 5वें साल में एक होटल कंपनी को बेच देता है। वो कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो इस आइलैंड को हनीमून और गोल्फ क्लब बनाएगी। फिर ना वो एक और आइलैंड पे चला जाता है। वहाँ पे वो अपने कुछ वफादार साथियों को साथ लेके जाता है। उनमें एक कारपेंटर और एक विडो और उसकी बेटी फ्लोरा होती है। और इस आइलैंड पे ना ह्यूमन गोस्ट जैसे कोई साइन वगैरह नहीं होते। फिर मिस्टर कैथकार्ट और फ्लोरा लव में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनके दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। लेकिन जो मिस्टर कैथकार्ट होता है ना वो फिर इन चीज़ों से उकता जाता है क्योंकि वो किसी भी इंसान के साथ रहना नहीं चाहता। इन चीज़ों से भी उसका दिल उकता जाता है। फिर वो इनको भी छोड़ के ना चला जाता है। वो सिर्फ एक मिसंथ्रॉप बन के रह जाता है। मिसंथ्रॉप एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसको अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ से
मोहब्बत नहीं होती, ना वो किसी चीज़ को पसंद करता है, मीन्स के ना ही वो किसी इंसान के साथ रहना चाहता है और वो ना ही अपने इर्द गिर्द जानवरों को बर्दाश्त कर सकता है। वो मिसंथ्रोप पर्सनैलिटी बन के रह जाता है। फिर ना वो ये आइलैंड भी छोड़ के ना चला जाता है, लेकिन उससे ना फ्लोरा का एक खत मिलता है। वो इसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। फिर ना वो नॉर्थ में एक और छोटा सा एक आइलैंड खरीदता है, और ये जो थर्ड आइलैंड है ना, ये छोटा होता है पहले दोनों की निस्बत, और ये बंजर भी होता है। यहाँ पे बिल्डिंग्स और ट्रीज भी होते हैं। वहाँ पे ना मिस्टर कैथकार्ट फ्लोरा से शादी करता है और उनकी एक बेटी होती है। लेकिन मिस्टर कैथकार्ट जो होता है ना, वो फिर उकता आ जाता है। फिर वो चाहता है, वो ऐसे महसूस करता है जैसे वो किसी जेल में कैद हो गया हो। फिर वो इनको भी छोड़ के ना, इस आइलैंड को भी छोड़ के एक नए आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। फिर एक और आइलैंड पे जाके ना वो एक हट बनाता है, वहाँ पे वो रहना शुरू कर देता है। कुछ शीप होती हैं वहाँ पे, कैट होती है। फिर ना वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि यहाँ पे कोई भी दरख्त वगैरह नहीं है, कोई इंसान नहीं है। पहले जो उसका इंटरेस्ट था ना कुछ किताबों में, अब उसका वो भी नहीं रहा। वो चाहता है कि वो किसी इंसान से बात ना करे, वो सबके साथ जो है ना वो राब्ते ख़त्म कर देता है। और इस आइलैंड पे इतनी ज़्यादा खामोशी होती है कि वो कभी कभार अपनी आवाज़ से डर जाता है, और उसे शीप और कैट की आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। वो चाहता है कि वो किसी भी चीज़ की कोई आवाज़ ना सुने, जस्ट वो समंदर की लहरों की आवाज़ सुने। और फिर जब शीप और कैट वहाँ से चली जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर ना सर्दियों के मौसम में ना जहाँ पे वो रह रहा होता है वहाँ पे बर्फ़बारी होना शुरू हो जाती है, और बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका जो घर है ना वो बर्फ़ से ढक जाता है। फिर ना कैथकार्ट ये कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से बोट तक पहुँच जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया होता है। वो ना रेंगते रेंगते ना एक बोट तक पहुंच जाता है वहाँ, लेकिन जब वो बोट तक पहुंचता है ना तो बहुत ज़्यादा तूफान आना शुरू हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जिस नेचर के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, उसी नेचर के रिवेंज का शिकार होके उसकी डेथ हो जाती है। और इस स्टोरी से हमें यही लेसन मिलता है कि ना ही ज़्यादा नेचर के साथ अटैच होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सोशल सर्कल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसान के लिए नुकसानदेह है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी क्लियर है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ टाइम से आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।